हेलो स्टूडेंट्स। ठीक है, मेरा नाम है अजित खरे और मैं आपके फिजिक्स की क्लास की शुरुआत कर रहा हूँ आज से अपने एक यूट्यूब चैनल पर। और जो कि लॉकडाउन की कंडीशन है और आप कहीं आ जा नहीं सकते हैं और कोई भी क्लासेस अभी चालू नहीं हो पाएंगी, सोशल गैदरिंग नहीं हो पाएगी, इसलिए हम इस चैनल के थ्रू आपको कुछ पढ़ाना चाहते हैं फिजिक्स में। और भी सब्जेक्ट्स की क्लासेस आपको इस चैनल पे मिलेंगी, कंटिन्यू केमिस्ट्री भी मिलेगी, मैथ्स भी मिलेगी और 9-10 की क्लासेस भी सारे सब्जेक्ट की अवेलेबल होंगी धीमे धीमे। ठीक है, आपको कोई भी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, सारे सब्जेक्ट बहुत आसानी से आपको क्लियर कराए जाएंगे, वो भी फ्री में। ठीक है, यूट्यूब के माध्यम से। ठीक है, तो हम आज देखते हैं कक्षा 12वीं की फिजिक्स का पहला चैप्टर। ठीक है, कक्षा 12वीं का लिख देता हूँ यहाँ पे लिख नहीं पाया, क्लास 12 है। ठीक है, क्लास 12। ठीक है, क्लास 12 है। ठीक है, फिजिक्स की बात कर रहे हैं, फिजिक्स सब्जेक्ट है हमारा फिजिक्स। यूनिट 1 है उसकी स्थिर विद्युत, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है कि जब हमारा जो चार्ज है वो रेस्ट में होता है, स्थिर अवस्था में होता है, हमारा आवेश जब स्थिर होगा तो उसको कहेंगे हम स्थिर विद्युत। ठीक है, इससे जो भी विद्युत निर्माण होगा वो स्थिर विद्युत का होगा। ठीक है, इसकी सिंपल सी अगर हम डेफिनेशन देखें तो इसका हमारा होता है चार्ज एट रेस्ट। ठीक है, ये हमारा हाईलाइटेड पॉइंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ठीक है, जब भी हमारा चार्ज स्थायी अवस्था में होगा, एक निश्चित पोजीशन पे होगा, ठीक है, वो क्या है, हमारा रेस्ट में है, कोई भी मूवमेंट उसमें नहीं है। ठीक है, जब मूवमेंट होगा वो अलग हो जाएगा, उसको हम अलग तरीके से पढ़ेंगे, वो अभी आपका सब्जेक्ट का टॉपिक अभी नहीं है यहाँ पे फिलहाल। ठीक है, तो हमारा अध्याय 1 है आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले बात आती है, इंग्लिश में नाम इसका चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कि चार्ज क्या है, कैसे है, कब आया, कैसे आया, कैसे हमें अनुभव हुआ कि चार्ज है और उस चार्ज का हमें कैसे क्या प्रयोग करना है। ठीक है, देखते हैं हम इसमें। तो हमारे जो आज के टॉपिक्स हैं वो हम 1.5 तक जाएंगे। 1.1 से आपकी फिजिक्स की बुक आपके पास होगी, उसमें सारे टॉपिक्स क्लियर है। ठीक है, देखते हैं 1.1 घर्षण विद्युत, जिसका नाम है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्या है ये फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी? देखो देखते हैं। जब भी किन्हीं भी दो वस्तुओं को, दो मैटर को रगड़ा जाता है, दो अपने पास पदार्थ हैं, दो बॉडीज हैं, उनको रगड़ा जाता है तो उन पे चार्ज ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से उन पे चार्ज आता है और वो जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है उन पे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अगर आप सिंपल सा एग्जांपल देखें कि आपके पास कोई स्केल है, वो स्केल को आप सर पे रगड़ते हैं, अपने बालों पे रगड़ते हैं और फिर जब कागज़ के टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो वो कागज़ के टुकड़े जो आपके हैं वो स्केल पर आके चिपक जाते हैं। ठीक है, और स्केल पे चिपक जाते हैं। अब हम उसको, बहुत सिंपल सी घटना है बिल्कुल, लेकिन वो हम फिजिक्स में उसको अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे। ठीक है, और भी होते हैं, कांच की छड़ को भी देखते हैं, जब रेशम से रगड़ते हैं, एबोनाइट की छड़ को फर से रगड़ते हैं, सारी कंडीशंस में चार्ज का ट्रांसफर होता है। कैसे होता है उसको हम आगे करेंगे। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे 1.2 में आते हैं धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेश। अब जो हमारे चार्ज हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव चार्ज। तो जो चार्ज है या तो वो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है। ठीक है, तो चार्ज पॉजिटिव हैं और नेगेटिव हैं, कैसे हैं इनको हम देखेंगे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की थ्योरी कैसे आई हम बताते हैं। जब हम कांच की छड़ को, जो कांच की छड़ है, एक रॉड है ग्लास की, उसको जब हम रेशम से रगड़ते हैं, रेशम से जब रगड़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि कांच की छड़ पर जो है ना वो सारे के सारे जो पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं। ठीक है, तो कांच की छड़ पे आपके पॉजिटिव चार्जेस आ गए। अब जो भी सेम आपकी उसकी वो चार्ज होगा, सेम तरीके का चार्ज होगा, तो ये दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, उनमें प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, कैसे होगा उसको तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो जानते हैं। आकर्षण मतलब होता है एक दूसरे की तरफ खिंचाव होना, जिसको बोलते हैं अट्रैक्शन, और रिपेल मतलब होता है एक दूसरे से दूर जाना, प्रतिकर्षण। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि कांच की छड़ पे फ्रीली हमने इसकी कांच की छड़ को एक लटकाया। ठीक है, ये कांच की छड़ है हमारी। ठीक है, ग्लास रॉड है, कांच की छड़ है। ठीक है, और एक दूसरी कांच की छड़ जब हम इसके पास ले गए, दोनों चार्ज्ड हैं। ठीक है, चार्ज का मतलब हो गया दोनों को रेशम के कपड़े द्वारा रगड़ा गया है। जब रगड़ते हैं दोनों में फ्रिक्शन कराया गया, तो ऊपर परचन घर्षण विद्युत, फ्रिक्शन कराया गया तो चार्ज ट्रांसफर हुआ। ठीक है, तो इस पर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज।
ठीक है। अब चार्ज आना और चार्ज नेगेटिव होना पॉजिटिव होना मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। तो कांच की छड़, ये भी कांच की छड़ है, सेम है, दोनों कांच की छड़ है, तो दोनों एक दूसरे पे रिपेल करती हैं। तो इस पे कौन सा चार्ज है अपना, पॉजिटिव चार्ज है सारे। इसके दोनों एक दूसरे से क्या जा रही हैं, दूर जाएंगी, हटेंगी, दूर की ओर हटेंगी, ठीक है। लेकिन जब यही काम हम किसके साथ करते हैं, एबोनाइट की छड़ के साथ करते हैं, ठीक है। तो एबोनाइट की छड़ के साथ करते हैं जब, ये मान लिया हमने फ्री सस्पेंडेड है, एक लटकाई गई है छड़, इसका जो है एबोनाइट की छड़, ठीक है, एबोनाइट की छड़, ठीक है, एबोनाइट रॉड है ये, ठीक है। और दूसरी एबोनाइट रॉड जब इसके पास लाएंगे, ठीक है, तो इन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। मतलब हमारे जब पॉजिटिव चार्ज होंगे, दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, वो रिपेल, या दोनों नेगेटिव होंगे तो भी वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल, दूर जाएंगे, प्रतिकर्षित होंगे। लेकिन जब एक प्लस चार्ज और नेगेटिव चार्ज होगा तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे, ठीक है, आकर्षित होंगे, आकर्षित होंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, तीसरे प्रयोग में क्या करते हैं कि हम एक लेते हैं कांच की छड़ और एक लेते हैं एबोनाइट की छड़, ठीक है। तो क्या होगा कि ये एक दूसरे की ओर खींचेंगे, ठीक है, इनमें आकर्षण होगा, अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन होगा तो इससे हमें ये पता चलता है कि जब हम एबोनाइट की छड़ को फर से रगड़ते हैं, ठीक है, फर से रगड़ते हैं तो उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, इस पर आ जाएगा आपका निगेटिव चार्ज। ये है आपकी एबोनाइट की छड़, ठीक है। अब क्या है कि आपको कई बार दिमाग में आता होगा कि ये एबोनाइट क्या है, ठीक है। एबोनाइट कुछ नहीं है, एक वल्कनाइज्ड रबड़ है, वल्कनाइज्ड रबड़ है। वल्कनाइज्ड रबड़ क्या होती है, एक ठोस रबड़, एक बहुत ज़्यादा हार्ड रबड़, ठीक है। इसको कैसे बनाया जाता है, इसको ऐसे बनाया जाता है कि हम एक नेचुरल रबड़ लेते हैं, नेचुरल रबड़ को जब, ठीक है, सल्फर के साथ मिलाया जाता है, ठीक है, 140 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग, 140 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग 3 to 4 आवर्स तक, 3 to 4 आवर्स तक, तब जाके हमें मिलता है क्या, वल्कनाइज्ड रबड़। और वल्कनाइज्ड रबड़ का मतलब होता है एक ऐसी हार्ड रबड़ जो एबोनाइट की छड़ जिसकी कहलाती है। एबोनाइट की छड़ देखने को नहीं मिलती जनरली, इसलिए मैंने उसको डिफाइन किया अच्छे तरीके से ताकि आपके दिमाग में आ जाए कि एबोनाइट की छड़ है क्या और ये कहाँ से आई, क्योंकि जनरली आपको मिलेगी नहीं प्रयोगशाला के अलावा, जो आपकी लैब होंगी वो लैब यहाँ पर कई जगह पे नहीं होती है, कई स्कूल्स में। तो इसलिए आपको मैंने इसको डिफाइन कर दिया अच्छी तरीके से, ठीक है। अगर आपको केमिस्ट्री में आता है ताकि आपको पता चल जाए कि वल्कनाइज्ड रबर क्या होता है। एक हार्ड रबर है जो कि सल्फर के साथ नेचुरल रबर को मिला के 140 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग 3 to 4 आवर्स में बनाया जाता है। इसका यूज जनरली होता है आपके इंसुलेटर बनाने में भी होता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, या जूतों की सोल होता है उसके बनाने में भी होता है इसका उपयोग एबोनाइट का, ठीक है। तो एबोनाइट की छड़ पे कौन सा चार्ज आ गया, निगेटिव। अब हम इसमें आगे देखते हैं आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, जो हमारा है 1.3। इसको देख लें आप, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं आगे। अब क्या होता है, जब किसी भी जो भी आपकी वस्तु है, कोई भी पदार्थ है या कोई भी मैटर है, जब उसको हम रगड़ते हैं, तो जैसे हमने कांच की छड़ को रगड़ा इसके साथ, रेशम के साथ, और रेशम के साथ रगड़ने पे हमें पता है कांच की छड़ पे कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया। तो जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं किसी दूसरी वस्तु पर, किसी दूसरी चीज पर, तो जहां पर जो चीज ज्यादा होगी वो जाएगी, तो उस पर आएगा आपका क्या, पॉजिटिव चार्ज। मतलब यहाँ पर क्या थी, कांच की छड़ पे क्या थी, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता थी, ठीक है, जो जाके अपने ट्रांसफर हो गया रेशम पर। तो इसमें क्या हो गया, आपका कांच पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और ऐसे जस्ट अपोजिट प्रक्रिया है इसकी, जस्ट अपोजिट प्रक्रिया एबोनाइट की छड़ के साथ होती है। जो फर के साथ जब उसको रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ पर क्या होता है, निगेटिव चार्ज आता है और फर पे आता है पॉजिटिव चार्ज। मतलब फर से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस पे आए हैं, एबोनाइट की छड़ पर, और इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है, एक सबसे छोटा एक चार्ज है, ठीक है, सबसे छोटा चार्ज है जो फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है, फ्रीली अवेलेबल है, आपके अवेलेबल है। इससे छोटा चार्ज फ्रीली अवेलेबल नहीं होगा। इसका जो चार्ज वैल्यू है वो लिखता हूँ, इसकी वैल्यू क्या है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, -90 कूलम। इसके अलावा जो भी चार्ज हमें मिलेंगे वो फ्रीली अवेलेबल नहीं होंगे, ठीक है। तो फ्रीली अवेलेबल है ये, इसलिए ये सबसे छोटा चार्ज पार्टिकल है, ठीक है।
तो इसको देखते हैं हम आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि कोई भी परमाणु होता है, तो कोई भी परमाणु होता है उसका एक नाभिक होता है। ठीक है, और नाभिक जो होता है, नाभिक में होते हैं क्या, जो नाभिक मतलब न्यूक्लियस। ठीक है, नाभिक में न्यूक्लियस में होते हैं क्या, आपके प्रोटॉन, ठीक है, और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में तो कोई चार्ज होता नहीं है, प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इसकी कक्षाओं में, ऑर्बिट्स में क्या होते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, ऑर्बिट्स होती हैं, ऑर्बिट्स में मूव करते हैं बाहर। और जो इलेक्ट्रॉन्स जितने ज़्यादा आपके इसके क्लोज होंगे, प्रोटॉन के क्लोज होंगे जो इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये संख्या मैंने रेगुलर नहीं लिखी है कितनी संख्या में कौन से आते हैं, वो केमिस्ट्री का टॉपिक है। ठीक है, तो और लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में होंगे, बाहर की कक्षाओं में होंगे, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ होंगे, उनकी बॉन्डिंग इस प्रोटॉन के साथ कम होगी। उसका जो प्रोटॉन का जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज को कम तरीके से बांधेगा अपने में। ठीक है, उसकी जो बाउंडेशन होगी वो कम होगी, लेकिन जो पास में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अच्छी तरीके से बंधे हुए होंगे, जिन्हें एक बॉन्ड के द्वारा ये बंधे हुए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम। ठीक है, तो हमें पता है कि जो परमाणु का जो परमाणु जो होता है वो विद्युत उदासीनता का मतलब होता है न्यूट्रल होता है। टोटल न्यूट्रल कैसे होता है, क्योंकि उसमें पॉजिटिव प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, जिससे वो उदासीन होता है। विद्युत उदासीन, इलेक्ट्रीफाइड जो होते हैं वो न्यूट्रल होता है इलेक्ट्रिकली। ठीक है, ये देख लो आप, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए जरा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट क्लासेस में, ये इसमें जैसे ये एनर्जी पाते हैं तो ये फ्री हो जाते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही चार्ज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबल हैं, उत्तरदायी हैं। ठीक है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वही उत्तरदायी होंगे केवल चार्ज के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, चार्ज ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो जो हमारा मेन टॉपिक था कुल मिला के, हम यहाँ पर आते हैं। तो जो आपका जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही उत्तरदायी है घर्षण विद्युत के लिए। किस प्रकार से उत्तरदायी है, हमने आपको बताया था कि जब घर्षण विद्युत होगी तो जो चार्ज होंगे वो ट्रांसफर होंगे एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, इस तरीके से जाएंगे। ठीक है, जिस पे अधिकता होगी, जो अधिकता से जिस पे अच्छी तरह से अवेलेबल होंगे बहुत ज़्यादा मात्रा में चार्ज, वो जब जाएगा किसी दूसरी वस्तु पे तो उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो जबकि आपको ऐसा लगता होगा कि इस पर कमी नहीं आ रही, उस पर अवेलेबल ज़्यादा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, तो वो चार्ज ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, और जो और होते हैं क्या, जैसे आपने कांच की छड़ का एग्जाम्पल पढ़ा है और एवोनाइट की छड़ का पढ़ा है, तो एवोनाइट की छड़ पर क्या हुए हैं, चार्ज आए हैं। ठीक है, एवोनाइट की छड़ ने चार्ज को दिया नहीं है, जब चार्ज उस पर आए हैं तो उस पर क्या आया है, अपना निगेटिवली चार्ज है वो। ठीक है, निगेटिवली चार्ज हो गई। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसमें हम। ठीक है, आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इसको देखते हैं कैसे करना है, थोड़ा समझते हैं इसको। तो इसकी बेसिक सी थ्योरी है कि कोई भी चार्ज जो है, ये किसी भी आइसोलेटेड मैटर का या किसी भी आइसोलेटेड वस्तु का, कुछ भी है। ठीक है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है, उसका जो चार्ज है ना तो वो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है किसी भी कीमत पर। ठीक है, तो चार्ज जो है ना वो कभी ना तो नष्ट होता है, और इसका संरक्षण, ना ही उसको उत्पन्न किया जा सकता है ना। ठीक है, देखते हैं आगे इसमें क्या होता है, समझते हैं। जैसे मान लो चार्ज है, एक बॉक्स है, उस बॉक्स में कोई 3 अपने पास सिस्टम है, 3 सिस्टम है, ये 3 सिस्टम हमने रखे हैं। ठीक है, 3 आइसोलेटेड सिस्टम है। एक पे है मान लो +3 चार्ज, ठीक है, एक पे है +2 चार्ज, एक पे है -1 चार्ज। ठीक है, इन तीनों चार्जेस को हमने जो 3 चार्ज हैं वो अलग अलग 3 वस्तुओं पर हैं, हमने तीनों को लेके ऐसे हिला दिया, कस के ऐसे किसी बॉक्स के अंदर उसको मिला दिया, तो वो चार्ज क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे, उनमें टकराएंगे, एक दूसरे से रगड़ेंगे, घर्षण होगा। जब घर्षण होगा तो उनका चार्ज भी ट्रांसफर होगा। जब वो चार्ज ट्रांसफर होगा तो क्या चार्ज चेंज होगा, टोटल जो चार्ज है वो कभी चेंज नहीं होगा। उनके आपस के चार्ज चेंज हो सकते हैं, लेकिन टोटल चार्ज कभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि टोटल चार्ज जो है ना तो वो कभी नष्ट किया सकता है, ना ही उत्पन्न किया सकता है। अब जो चार्ज इस पर है, देखते हैं जरा कैसे होगा। देखो आप, जैसे मान लो आपका वही डब्बा है, उसी बॉक्स के अंदर आपको जो चार्ज है वो मान लो इस पर आ गया +3, इस
पे आ गया +1, तो हम निकालते हैं इस पे कितना आएगा, निकाल के देखते हैं। देखो सिंपल सी थ्योरी है, +2 +3 -1 इक्वल टू +3 +1 +q। ठीक है, हम देखते हैं तो यहाँ पे कितना बचा आपका 3 + 2 -1, तो ये आपके हो गए 4 +4, और यहाँ पर कितना हो गया आपका +4 +q, तो इस पे आपने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पर कितना आएगा 0 कूलम। 0 कूलम का चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, 0 कूलम का चार्ज यहाँ पर इस पे आ जाएगा। कैसे आ जाएगा देखते हैं जरा। अगर हम देखें इस पर तो इसका रिजल्टेंट जो होगा चार्ज होगा वो कितना होगा, 3 2 5 में से 1 का कितना बचा आपका 4 +4 कूलम। ठीक है, यहाँ पर देखें हम तो यहाँ पर हमें यहाँ पर 3 थे, तो यहाँ पर जो चार्ज था हमने जब उसको हिलाया मिलाया घर्षण हुआ, उनकी फ्रिक्शन हुआ उनके बीच में, तो चार्ज कैसे ट्रांसफर हो गया 3 और 1 4। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब चार्ज इन दो पे ही मिल गया हमें, तो यहाँ पर कितना बचाएगा आपका, ये आपके 4 यहाँ पूरे हो गए, तो इस पर कितना होगा 0। तो हमारा ये प्रूव हो गया कि चार्ज जो था वो यहाँ पे भी 4 कूलम है। तो हमें समझ में आया आपको कि इसका सिस्टम ये है कि 4 कूलम जो है वो जो यहाँ था वही यहाँ रहेगा, अलग से उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। मतलब चार्ज को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको कोई भी इसका ऑरिजिन नहीं कर सकते हैं, तो उसको उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं किया सकता है। यही आवेश की संरक्षण का सिद्धांत है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम 5वां कि आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण कहता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है कि कोई भी देखो हमारे पास सबसे छोटा चार्ज कौन सा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो ये 5वां टॉपिक पढ़ रहे हैं 1.5 का। ठीक है, इसको देखते हैं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम इस प्रकार से एक रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों करेंगे रिप्रेजेंट, इसका पूरा तरीका आपको हम बताएंगे अभी क्यों किया हमने इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट। ठीक है, तो Q बराबर +Ne। ठीक है, ये मान लो ये है आपका चार्ज ऑन एनी बॉडी। ठीक है, चार्ज ऑन एनी बॉडी, किसी भी वस्तु पर उत्पन्न होने वाला चार्ज या देने वाला चार्ज या चार्ज उस पर है। ठीक है, n इक्वल टू हो जाएगा आपका इंटीजर, एक इंटीजर वैल्यू हो गई, और E हो गया आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो बताया ना अभी आपको सबसे छोटा चार्ज है। ठीक है, इससे छोटा चार्ज फ्रीली आपको नहीं मिलेगा, आपको फिर किसी ना किसी पे डिपेंडेंट होगा। मिलता तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, मिलता है, लेकिन वो डिपेंडेंट होता है। ये आपको फ्री चार्ज है जो होता है। आपको आपने पढ़ा है कंडक्टर पढ़ा होगा, इंसुलेटर पढ़ा होगा, सेमी कंडक्टर पढ़ा होगा। सेमी कंडक्टर थोड़ा कम पढ़ा होगा, उसको अपन इसमें पूरा अपना 12th की फिजिक्स में लास्ट में चैप्टर है अर्धचालक युक्तियां सेमी कंडक्टर डिवाइसेस, उसमें आपको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि सेमी कंडक्टर में करंट कैसे फ्लो होता है जबकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। और कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन से आपको पता है कंडक्टर में जब चार्ज फ्लो हो रहा है तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्री है। तो कुल मिला के जो करंट फ्लो होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, करंट फ्लो होगा, वो किस तरीके से होगा, चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और फ्री इलेक्ट्रॉन ही सब कुछ उत्तरदायी है पूरी इसके लिए। ठीक है, तो लेकिन अब हम देखते हैं कि जो चार्ज हम किसी वस्तु पर दे रहे हैं, तो वो चार्ज जो है ना वो उसका इलेक्ट्रॉन्स की जो मल्टीपल में वैल्यू होनी चाहिए वो एक इंटीजर होनी चाहिए। इंटीजर का मतलब क्या होता है, देखो इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, +1 हो या -1 हो कोई मैटर नहीं करता, +2 या -2 हो, +3 या -3 हो, कोमा प्लस आप 1000 लिख लीजिए। ठीक है, कुछ भी लिख लीजिए, +-1। ठीक है, या इसको सीधा सीधा लिख दिया ना +-n। ठीक है, डॉट 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 +-n। लेकिन ये वैल्यू कभी भी n की वैल्यू कभी भी कैसी नहीं होगी, ऐसी नहीं होगी 1.5 2.5 3.5 4.5 इस प्रकार से ये वैल्यूज नहीं हो सकती हैं। ठीक है, ये इसका नियम कहता है, ये नियम है आप इसका क्वांटीकरण। ठीक है, इसको हम थोड़ा प्रूव करके देखते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं, उस क्वेश्चन के आधार पर देखते हैं हम कैसे होगा। पहले आप इसको थोड़ा समझ लो, फिर उस क्वेश्चन को हम लिखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखिए, आप क्वेश्चन लिखते हैं हम, उसमें समझते हैं वैल्यू को। क्वेश्चन है आपका, कैन अ चार्ज ऑफ 8 × 10⁻⁻18 कूलम गिवन टू अ बॉडी। ठीक है, क्या हम किसी भी वस्तु को 8 × 10⁻⁻8 कूलम का चार्ज दे सकते हैं। ठीक है, तो इसको प्रूव करते हैं। अगर देखिए ये चार्ज हम दे रहे हैं किसी बॉडी को, इतने कूलम का चार्ज दे रहे हैं, तो ये चार्ज गिवन जब होगा जब हमारी n की वैल्यू इंटीजर आनी चाहिए।
ठीक है। इंटीजर में इसकी वैल्यू आएगी, हमने इसका भी फॉर्मूला पढ़ाया आवश्यक क्वांटिटी का, क्यू इक्वल टू क्या है आपका प्लस माइनस एन ई, पूरा पढ़ेंगे आप, आपका अपने आप बहुत ईजी है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। देखिए हमने जो चार्ज दिया है वो कितना है, आप बॉडी पे कितना चार्ज आ गया 10 टू दी पावर माइनस 18 कूलम। ठीक है, इक्वल टू प्लस माइनस एन, हमें नहीं पता कि वो प्लस में एन आएगा या नेगेटिव में आएगा, हमें नहीं पता। ठीक है, वो चार्ज जो है वो कितना है प्लस माइनस एन इंटू ई, ई जो लिखा है ना ई की वैल्यू कितनी है, इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू कितनी है 1.6 × 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। इसको हम फॉर्मूले को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व होगा ये कितना 8 × 10 टू दी पावर माइनस 18 अपॉन 1.6 × 10 टू दी पावर माइनस 19। इसको सॉल्व करेंगे, ये 10 ऊपर जाएगा रिवर्स होकर जाएगा तो ये प्लस 19 हो जाएगा, प्लस 19 होने की वजह से यहाँ पे कितना बचेगा केवल 8 अपॉन 1.6 × 10, ये पॉइंट जाएगा आपका, तो ये कितना और ये हो गया आपका, आप वैल्यू कितनी आ गई आपकी 50। ठीक है, तो n बराबर कितना आ गया, n इक्वल टू कितना आ गया आपका 50। अब ये 50 क्या है, 50 एक इंटीजर वैल्यू है। अब ये 50 प्लस में आता है या माइनस में आता है ये कोई मैटर नहीं करता। इसमें जब मान लो हम नेगेटिव चार्ज देते इसको -8 करते, ठीक है, तो भी बात अलग थी। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपकी वैल्यू केवल संख्या पूर्णांक होना चाहिए, इंटीजर पूर्णांक वैल्यू होना चाहिए, संख्या दशमलव में नहीं होनी चाहिए। ये क्या है इंटीजर वैल्यू है, और इंटीजर वैल्यू होने की वजह से हाँ इसमें पूछा था कैन आ चार्ज 8 × 10 टू दी पावर माइनस 8 कूलम गिवन टू अ बॉडी, क्या इतना चार्ज किसी बॉडी को दिया जा सकता है, बिल्कुल दिया जा सकता है, डेफिनेटली बिल्कुल दिया जा सकता है। कितना है वो, अगर m की वैल्यू 50 मिल रही है हमें प्लस 50, इसका मतलब ये है कि ये जो फॉर्मूला है जो कर रहे थे n जो हमें इंटीजर चाहिए था, हाँ हमें इंटीजर मिला है। ठीक है, इंटीजर मिला है, इसलिए ये चार्ज जो है वो इतना चार्ज इस बॉडी को दिया सकता है। ये आपके न्यूमेरिकल्स हैं, जो न्यूमेरिकल्स आपको बहुत आवश्यक हैं और ये आपको ये न्यूमेरिकल्स करने ही पड़ेंगे। और न्यूमेरिकल्स करने से आपके जो फॉर्मूला है और जो थ्योरीज हैं वो बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लियर हो जाते हैं, कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं उनके, और बहुत आसानी से आप उनको एग्जाम में, कई बार क्या होता है हम रिलेट नहीं कर पाते कि हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो उसी टॉपिक से है जिसको हम सोच रहे हैं। ठीक है, इस वजह से हम किसी और डेरिवेशन की जगह किसी और डेरिवेशन का मिक्सअप हो जाता है। ठीक है, तो आपको न्यूमेरिकल लगाने से आपको थोड़े से फॉर्मूलेज जो है ना अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे और डेरिवेशन पे बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स हम सारे करेंगे इसके, तो बाकी देखते हैं, अब हम अगली क्लास में देखेंगे तो उसको करेंगे। ठीक है, तो और मिलते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, अगली क्लास में पढ़ेंगे पूरे सब्जेक्ट पढ़ेंगे इस चैनल पर अपन, और केमिस्ट्री भी है और सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, बाय।